ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आपका इस ई क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। मैं यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले एक बार इल्म की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो बच्चों, आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार एक साथ रहते हैं तो हमारे सामने कई मसाइल पैदा होते हैं, जैसे रहन सहन का मसला है, आमदनी है, लेन देन का मसला है ना बच्चों। तो बताओ बच्चों, इस तरह अगर मैं एक मुल्क की बात करूं तो यहाँ भी वही हाल होगा कि इतने बड़े मुल्क में कुछ ना कुछ मसाइल होंगे। जाहिर सी बात है ना बच्चों। जिस तरह से घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं उसी तरह से मुल्क में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो आओ बच्चों, कुछ सवालात मैं आपके सामने अब रखती हूँ। बताओ बच्चों, हमारा मुल्क का नाम क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, हमारा मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ बच्चों? बिल्कुल सही, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। क्या हिंदुस्तान आज़ाद होते ही इस मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक था, यानी कि आज़ादी के बाद सब प्रॉब्लम्स हमारे हल हो गए? जी नहीं, बहुत सारे मसाइल हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या आप बता सकते हैं वो क्या मसाइल थे? बिल्कुल सही बच्चों, एक मुंजिम कानून बनाना था, रोजगार देना था, रियासतों का जम करना था, गैर कानूनी कामों को रोकना था और वगैरह। जी हाँ बच्चों, आज हम इस नुक्ते नज़र को देखते हुए आज हमारा सबक जो है हिंदुस्तान के मसाइल, उनके हल के तदाबीर के बारे में पढ़ेंगे। इस बाब में चंद नुकात को जानेंगे, जो कि बेरोजगारी है, रिश्वतखोरी है, गैर मसावी है, अदम मसावत जिसे कहा जाता है, और फ़िरक़ावारियत है। सन 1947 ईस्वी में हम कई दाखिली और खारिजी, अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से घिरे हुए हैं। इन मसाइल को मुनासिब मंसूबे और बेहतरीन इंतज़ामिया के ज़रिए हल किया जा सकता है ना बच्चों। तो हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी, रियासती, मकामी हुकूमतें हैं कि इन मसाइल को हल करने के लिए अवाम की मदद बेहद ज़रूरत है। यानी कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको है ना अवाम की, यानी कि लोगों की भी ज़रूरत होती है और लोगों की भी मदद ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ है ना हुकूमत की भी यानी कि ज़रूरत पेश आती है। जी हाँ, हम इन तमाम कौमी मौज़ूआत के मुताल्लिक़ जानना और इनके हल के लिए मुनासिब तदाबीर को भी ढूंढना है। इनमें से ज़्यादातर इंसान के बनाए हुए मसाइल और कौमी ख़तरात होते हैं। इसी तरह हम इन मसाइल के यानी कि इंसान दोस्त तदाबीर को भी ढूंढना चाहिए। यानी कि इंसान के हो, दोस्तों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हल करना है। किस तरह से हल करना है वो हम एक जगह बैठकर जो है हमारे मसाइल को क्या करना चाहिए, हम लोग सॉल्व करना चाहिए। तो तब मुल्क का प्रॉब्लम होता है तो उसी तरह से है ना मुल्क के लीडर्स बैठकर है क्या मुल्क के प्रॉब्लम्स को है क्या हल करते हैं। मुनासिब कानूनी इस्लाहात या आइनी इस्लाहात, मुस्तहकम इंतज़ामिया, गैर जानिबदाराना अदलिया का इंतज़ाम और अवामी मदद से इन मसाइल के लिए हल की कोशिश होनी चाहिए। इन मसाइल के मुताल्लिक़ जानेंगे बच्चों। अब हम पहला मसला जो है बेरोज़गारी का मसला, जो आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भीड़ लगी हुई है, यानी कि कतार लगी हुई है।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या चाहिए लोगों को। बेरोजगार हैं तो रोजगारी के मौके के लिए लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, पिक्चर में हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। बेरोजगारी के माने क्या है जानेंगे, बेरोजगारी क्यों हो रही है, इसके वजूहात क्या हैं जानेंगे, और बेरोजगारी होने की वजह से क्या असरात हो रहे हैं, और बेरोजगारी को हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये जो है बेरोजगारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। बेरोजगारी से मुराद किसी भी शख्स को कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी रोजगार का ना मिलना, इसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान कसीर आबादी मुल्क है और इस तरह बेरोजगारी का मसला भी एक अहम है। आम तौर पर हद से तजावीज़ आबादी और ज़ायद साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बाद बेरोजगारी की अहम वजह है। तो यहाँ अहम वजह क्या बताई जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा आबादी की वजह से है क्या बेरोजगारी का मसला है बोलकर बताया जा रहा है। इनमें कुदरती वसाइल की कमी है और हमारे पास में कुदरती वसाइल की कमी है, ज़राअत पर मुनहसिर रहना, घरेलू कारखानों का खात्मा, महारती तालीम की कमी की वजूहात से भी बेरोजगारी का एक अहम मसले के तौर पर उभरा है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या हैं, ज़राअत पर मुनहसिर हैं, ज़राअत पर ही डिपेंडेंट है, दूसरा काम उन लोगों को नहीं आता, दूसरा स्किल कुछ भी नहीं आता सिवाय ज़राअत के, यानी खेती बाड़ी के सिवा दूसरा काम नहीं आता। और उसके साथ साथ जो है महारत, यानी कि किसी में भी स्किल में भी कोई भी महारत है क्या वो लोगों को नहीं रहती। और उसके साथ साथ जो है घरेलू कारखाने भी क्या होते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं, रूइंड होते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान की 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सतह गुर्बत का औसत जो है 21.9 है। तो इससे बेरोजगारी मसला दिन ब दिन बढ़ने की तरफ इशारा है। इसी तरह गरीबी के मसले को हल करने के लिए मरकजी हुकूमत और मुल्क की तमाम रियासती हुकूमतें कई रोजगार के प्रोग्राम जारी किए हैं। इसके साथ साथ रोजगारी के लिए अहम महारती तालीम भी तालीम मियार को भी बढ़ा रही है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए मरकजी हुकूमत और उसके साथ साथ जो है रियासती हुकूमत भी क्या कर रही है, रोजगार के मौके है क्या देने की कोशिश कर रही है। खुद रोजगार को अपनाने के लिए सरमाया को कर्ज से मुहैया करके जहां तक हो सके माली इमदाद के जरिए भी खुद रोजगारी की हिम्मत अफजाई की जा रही है। लेकिन हकीकी एतबार से मैकेनिकी पेशे और दिगर खुद रोजगारी पेशे आफाकियत के दौर में सन्नतों से बेदार किए जाने वाले अशिया को मार्केट में एक मुनासिब मुकाबला देना नाकाम हो रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी का मसला और भी बढ़ रहा है। दिन ब दिन क्या हो रहा है, बेरोजगारी का मसला बढ़ते जा रहा है, हालांकि घटता नहीं जा रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी के मसले को खात्मे को जदीद बाजारी पेशों के तख्लीक के जरिए अहलियती तौर पर मियारी टेक्निकी तालीम देने की बेहद ज़रूरत है। दूसरी तरफ मुल्क के हर एक शख्स किसी न किसी पेशे में मलूस रखकर समाज में तब्दीली लाते हुए पेशा वाराना तालीम के जरिए बेरोजगारी के मसले को हल किया जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ कोई एक और स्किल भी हम लोग है क्या सीखना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पेश आती पता नहीं चलता है ना बच्चों। जैसे कि अब कोरोना का दौर चल रहा है तो बहुत सारे स्कूल्स क्या हो गए, बंद हो गए हैं। टीचर्स के लिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है टीचर्स के लिए, बहुत सारे टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो अगर से उनके पास दूसरा स्किल भी रहता, यानी कि तालीम के साथ साथ क्या है एक और दूसरा स्किल भी होना ज़रूरी है। चलो बच्चों दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि रिश्वतखोरी है। रिश्वतखोरी के माने क्या हैं जानेंगे और ये इसके वजूहात क्या हैं जानेंगे और इसके असरात क्या हैं और इसे हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं। रिश्वतखोरी हिंदुस्तान की अवामी ज़िंदगी का एक अहम मसला क्या है, रिश्वतखोरी है। हिंदुस्तान की अवामी ज़िंदगी का एक अहम मसला क्या है, रिश्वतखोरी है। ये ज़िंदगी की सतह पर अमली मसला है। रिश्वत की लेन देन और दूसरी
दूसरे गैर कानूनी तरीके की तरफ राग़िब करना ही रिश्वतखोरी कहलाता है। ये सही कामों और कानूनी अफ़आल का रुखसती अमल है। यानी कि रिश्वतखोरी से क्या मुराद है बोले तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी तरीके की तरफ राग़िब करना ही क्या है, रिश्वतखोरी कहलाता है। हमारी अवामी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ा गलत इख्तियारात और लालची नज़रिए से हुकूमत का तरीक़ा है। इनफरादी और शख्सी फ़ायदे के लिए उसूलों और क़वानीन का गलत इस्तेमाल रिश्वतखोरी है। ये एक मुतादी मर्ज़ की तरह समाज में अपने जड़ों को मजबूत कर रहा है। यानी कि रिश्वतखोरी होने की वजह से क्या होते चला जा रहा है, ये रिश्वतखोरी क्यों हो रही है, लोग है क्या और लालची होते जा रहे हैं, पैसों को देखकर और लालचीपन है क्या लोगों में आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कौन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं बोले तो गरीब लोग है क्या इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और अमीरों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्वत दें या लें उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं और जो नीचे तबके के लोग होते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा है कि इसका इफ़ेक्ट है ना पड़ता है। रिश्वतखोरी से अवाम पर मुनफी नताइज का असर पड़ता है, नेगेटिव सोच है के लोगों में आती है। इससे मुल्क भर में समाजी, मुआशी और सियासी खामियों वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। अलग नज़रिए से देखा जाए तो रिश्वतखोरी सिर्फ समाजी दुश्मन और मुआशी इंतज़ाम के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि वो सियासी एतबार से गैर आफ़ियत और इखलाक़ी किरदार के लिए मुज़र असरात ज़ाहिर करती हैं। यानी कि रिश्वतखोरी जो है सिर्फ समाज में ही इसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, समाज के साथ साथ मुआशी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि मुआशियत पर भी असर अंदाज हो रहा है और सियासत पर भी इसका असर अंदाज हो रहा है। इक़्तिदार के अक़साम में शख्स गौर व फ़िक्र से समाजी खुश आइन इक़्तिदार और इंतज़ामिया में रिश्वतखोरी की अदम मौजूदगी, गैर जानिबदाराना ग्रोहबंदी, ज़ात पात, धीमी धोखाबाजी, ये तमाम क्या है इस रिश्वतखोरी में ही आते हैं। ये इश्तिहारात दायरे में आते हैं। यानी कि और उसके साथ साथ जो है इंतखाबात के दौरान इस तरह के गैर मुतवक्का अवामी ज़िंदगी में पेवस्त होते जा रहे हैं। सियासी रिश्वतखोरी मनसूबाबंदी जुराइम की राह हमवार करती है। यानी कि क्राइम की राह पर है क्या ये रिश्वत क्या है, क्राइम की राह पर है क्या ले जा रही है बोलकर बताया जा रहा है बच्चों। ये अवामी बहबूदी सफ़ेद जुर्म की तरफ ज़ाहिर होती है। यानी कि ऐसा जुर्म जो नज़र आने वाला जुर्म है कि यहाँ पर नज़र आ रहा है हम लोगों को। तो ये रिश्वत में ही रिश्वतखोरी के निज़ाम में बहुत ही अच्छे मतलब कि यहाँ पर साफली हम लोगों को नज़र आता है। जुराइम जैसे टैक्स से हम किनारा ज़ख़ीरा अंदोज़ और उसके साथ साथ स्मगलिंग, बेईमानी, फ़रेब, गैर मुल्की मुबादिलात के हुकूक़ के पेशे वाराना गलत बर्ताव, ये सब क्या है रिश्वतखोरी के ज़ेली पहलू हैं। यानी कि सिर्फ रिश्वत यानी कि किसी को गैर कानूनी तरीक़े से हम लोग पैसे वगैरह देते हैं वही रिश्वत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो है टैक्स वक्त पर टैक्स नहीं पे करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ये सब क्या है रिश्वतखोरी में ही आता है। सिर्फ बातों और मुज़ाहिरों से रिश्वत भरी ज़िंदगी को काबू में लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सिर्फ बातों से रिश्वतखोरी को रोकना चाहिए, रिश्वतखोरी को ख़त्म करना चाहिए, सिर्फ हम लोग बातें करते रहेंगे तो रिश्वतखोरी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि इसके लिए क्या करना चाहिए, जिद्दोजहद करना चाहिए, इसके लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए, है ना बच्चों। तो लगातार कोशिश करेंगे तो वहाँ पर है ना क्या रिश्वतखोरी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मजबूत अखलाक और मुस्तहकम इनफरादी और समाजी ख़यालात से ही मजमूई तौर पर फैली हुई रिश्वतखोरी के पहलू को रोका जा सकता है। कई बार इंसान खुदगर्ज ख़यालात खतरात का अंदाज़ा लगाने के ताकत शख्सी एतमादी जैसे अहम पहलुओं को इस्तेमाल करते हुए रिश्वतखोरी को दूर किया जा सकता है। यानी कि हमारे में मॉरल थिंकिंग्स आनी चाहिए, मॉरल सोच, एथिकल सोच आनी चाहिए। जब तक हमारे पास में मॉरल एथिकल सोच नहीं आएगी
तो हम लोग है ना ये रिश्वतखोरी को, ये जुर्म को जो है, रिश्वतखोरी को, ये जो समाजी बुराई है उसे हम लोग रोक नहीं सकते। यानी कि बच्चों में भी हो, बड़ों में भी हो, घरों में है ना नेक ख्यालात को यानी कि डिस्कस करते रहना चाहिए। यानी कि गुनाह क्या है, यानी कि अगर से हम लोग ऐसा करेंगे, यानी कि रिश्वतखोरी को रोकेंगे तो हम लोग क्या है दूसरों को भी इससे रोका जा सकता है, तो रोकेंगे तो हम लोगों को भी नेकियां मिलेंगी। तो अवेयर करना चाहिए लोगों में कि रिश्वतखोरी क्या है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सिर्फ बोलना ही नहीं है, पहले क्या है हम लोग उस पर अमल करना चाहिए, है ना बच्चों। कमज़ोर कानूनी निज़ाम और निगरानी की कमी भी है ना रिश्वतखोरी के लिए राह हमवार करती हैं। इसी तरह रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए मुस्तहकम सियासी जज्बा और अवाम की मदद जैसे नुकात भी बेहद ज़रूरी हैं। यानी कि कोई भी रिश्वत ले रहा है तो उसके लिए जो है कानूनी है ना, उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। उसको लूज छोड़ देंगे तो वो पहले ही लेगा, तो नेक्स्ट टाइम भी वही है ना वो रफ्तार है ना क्या स्टार्ट करेगा, है ना बच्चों। तो इसको जो है कानूनी तौर पर है ना क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। कानूनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ है ना मुकर्रर करना चाहिए। तो सज़ाएँ देंगे तो है ना रिश्वतखोरी को है ना कि हम लोग एक तरफ से रोक सकते हैं, कानूनी तौर से हम लोग रोक सकते हैं। एक और नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बेहतरीन सियासी क़ियादत, बेहतरीन अहदेदारी जमात और पुख्ता सियासी शहरियों की जिद्दोजहद और मुश्तरका कोशिश से, लगातार कोशिश से ही रिश्वतखोरी का खात्मा किया जा सकता है। सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोल रहे हैं, काम अमल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता। बेहतरीन सियासी क़ियादत, बेहतर अफसर तबका, सियासी शऊर और जमहूरी मालूमात रखने वाले लोगों को रिश्वतखोरी के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। यानी कि हम लोग भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है ना जानकारी जानना चाहिए। अगर से ऐसा करेंगे तो इनके लिए रिश्वत ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इनके लिए क्या क्या सज़ाएं हैं, तो थोड़ा बहुत जो है दस्तूर का हम लोगों में भी इल्म है ना होना चाहिए। लोकपाल, लोक आयुक्ता जैसे इदारे रिश्वतखोरी को काबू में करने में कामयाब हो सकते हैं। इस ज़माने में तालीमी इदारे और समाजी कायद भी मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि तालीम के साथ साथ समाज भी जो है समाज भी है ना सपोर्ट करना चाहिए। समाज जैसे कि मंत्रास होते हैं और है ना क्या बहुत सारे अहादीस होते हैं, उसके ज़रिए से है ना बच्चों को है ना क्या बताना चाहिए। कोई भी मज़हब गुनाह करने के लिए नहीं बताता है, हर मज़हब क्या बताता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, यही बताता है ना बच्चों। तो हर मज़हब के भी जो नेक ख्यालात हैं उसे जो है बच्चों के सामने है ना रखना चाहिए। तो तब है ना क्या हो सकता है, वो बच्चों में आने के बाद जो है जब बड़े होंगे तो तब उनको ख्यालात होते हैं कि हाँ ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए बोलकर, है ना बच्चों। तो नए नए नेक ख्यालात जो है बच्चों में है ना डालना चाहिए। सरकारी दफातर में सीसी कैमरे को नस्ब करके इन कामों काज की शफाअत यानी कि शफियत को बहाल किया जा सकता है। और रिश्वत यानी कि सीसी कैमरे जो है ऑफिस में लगाना चाहिए। और रिश्वतखोरी में मलूस सरकारी अफसरों को घुटन यानी कि सख्त सजा यानी कि देनी चाहिए। कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाते हुए अहम फैसलों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है। रिश्वतखोरी को इस तरह ज़रूरी इक़दाम अपनाने हुए दूर किया जा सकता है। यानी कि रिश्वतखोरी को सारे जो भी जिस तरह से इसे रिमूव करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को जो है नुकात को है ना हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इस पर अमल करेंगे तो ज़रूर है ना रिश्वतखोरी को एक ना एक दिन हमारे मुल्क से है ना हम लोग इसे निकाल बाहर कर सकते हैं। अदम मसावत, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अदम मसावत हिंदुस्तानी समाज में जिनसी, ज़ात पात और इलाकाई तफरुक़ात के असरात मजबूती से दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान में रिवायती तौर पर समाज में जिनसी तफरुक़ात से भरा हुआ है, लेकिन औरतों के मुकाबले मुआशी और सियासी निज़ाम में मर्द अहम समाज की तश्कील किए हुए हैं और इससे इख्तिलाफ ज़ाहिर हो रहा है। तो बहुत सारे समाज में ये कहा जाता है कि मर्द बहुत ही हाई पोजीशन में है, औरतें क्या है बहुत ही निचले पोजीशन में हैं बोलकर ऐसा बताया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने जिनसी इख्तिलाफात को दूर करने की गर्ज से औरतों में तालीम, रोज़गारी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके और सियासत में भी
مقامی اداروں میں 1/3% جو ہے نمائندگی کو محفوظ کیا ہے۔ کرناٹک کی مقامی اداروں میں SC, SC, ST اور OBC جیسے پسماندہ طبقات کو کل آسامیوں میں سے 50% سے بھی کم ریزرویشن نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح مرد اور عورت میں جنسی تفرقات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جنسی تفرقات میں اسی طرح قدیم زمانے سے ہندوستان میں سماج میں تفرقات چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے دستور کے تیسرے حصے میں بنیادی حقوق کو ظاہر کر کے ذات پات میں تفرقات کو رد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ حقیقت میں ہندوستان کے سماج میں ذات پات کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو قابو پانے کے لیے قانون کو کافی نہیں، بلکہ سماج میں بسنے والے کھلے دل سے ذات پات کو دور رکھ کر اچھے سماج کی تشکیل کر کے ذات پات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ذات پات کا جو مسئلہ ہے اسے ہم لوگ دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح جنسی اور ذاتی تفرقات ہندوستان میں اثر انداز ہو رہے ہیں، اس طرح علاقائی غیر مساوات سے متاثر ہوا ہے۔ ترقی کے نام پر ملک میں چند علاقات قدرتی پر آگے بڑھ رہے ہیں، تو چند علاقے پچھڑے ہیں، یعنی کہ تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں، تھوڑے ترقی کر چکے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں علاقائی غیر مساوات کو روکنے کی غرض سے ہندوستان کے دستور میں وقفہ یعنی کہ دفعہ نمبر 371 کے A سے لے کر J تک ترمیم کر کے شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے پچھڑے علاقوں کو مخصوص درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علاقائی غیر مساوات ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ چند ریاستوں میں الگ ریاست کی مانگ کا جذبہ بھی نشوونما پا رہا ہے، جو علاقائی توازن کی مکمل طریقے سے روکنا اہم ہے۔ سن 2001 میں عوامی DM ننجنڈپا نے کرناٹک میں علاقائی توازن کے تعلق سے جو ہے روادش کی ہے کہ اس لحاظ سے جو ہے ہندوستان کے دستور دفعہ نمبر 371 J میں شامل کر کے کرناٹک کے پچھڑے علاقوں کو مخصوص مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرقہ واریت ہندوستانی سماج کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مذہب کے نام پر ایک جامعہ سماج کی تقسیم اور ایک ہی زمین پر رہنے والے افراد کی آپسی تضاد کے جذبے کو ابھارنا ہی فرقہ واریت کہلاتا ہے۔ فرقہ واریت یعنی کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ واریت بول کے کہا جاتا ہے۔ فرقہ واریت سماج کو مذہب کی بنا پر تقسیم کرتی ہے، آپس میں بدگمانی اور پرخطر اندیش پیدا کرتی ہے اور ماحول کو متشقق بناتی ہے، اور دوسرے طریقے سے کہا جائے تو سماجی گروپ بندی، معاشی عداوت اور سیاسی دشمنی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں فرقہ واریت قومی اتحاد اور اتفاق کو منتشر کرتی ہے اور خطرات کو لانے میں عظیم قوت ہے، اور یہ سماج کی بے چینی کو بڑھاتے ہوئے زندگی اور جائیداد کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ فرقہ واریت مذہبی طبقوں کے درمیان ناجائز تمیز بازی، جسمانی ٹکراؤ اور بد زبانی کو بھی پھیلاتی ہے۔ فرقہ پرستی مذہبی گروہوں کو دلچسپی کو قومی دلچسپیوں سے بھی اہم سمجھتی ہے۔ ملک میں فرقہ واریت کے لیے اپنے اپنے مذہبی گروہ اپنے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ان میں ان کی اہمیت کو ہی اہم سمجھ کر دوسرے مذاہب کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں اتحاد اتفاق کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے، اور ملک میں ایک پیچیدہ ماحول بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ ملک میں اندرونی مسائل کا پیدا ہونا بھی قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کے لیے بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ مساوی قانونی نظام، تمام شہریوں کا ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے۔ سیکولرزم کی عادت ڈالنے کے لیے تمام سماجی فرقوں میں رہن سہن، قومیت کے جذبے کو طبقاتی غور و فکر سے بڑھ کر سمجھنا، یہ سب فرقہ واریت کو روکنے کے اہم طریقے ہیں۔ سماج کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور ترجمانی سماجی و معاشی برتاؤ سے حالات کو اور سنگین تر بنایا جا رہا ہے۔ اس کے عوض میں ہندوستان کے تمام مذہب کے رسم و رواجات کو عوام میں مقبول بناتے ہوئے عام اور
तंदुरुस्त कौमियत के ख्यालात को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। चलो बच्चों, आज हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब मैं चंद सवालात पूछूंगी और उसके आप जवाब देना है। बेरोजगारी के माने, वजूहात, असरात और बेरोजगारी के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम कौन से हैं? बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी से मुराद किसी भी शख्स को कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी रोजगार का ना मिलना। इस वक्त हिंदुस्तान कसीर आबादी मुल्क है और इस तरह बेरोजगारी का मसला भी एक अहम है। आम तौर पर हद से तजावीज़ आबादी और ज़ायद साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बाद बेरोजगारी की अहम वजह है। हिंदुस्तान की 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सतह गुर्बत का औसत जो है 21.9 है और इससे बेरोजगारी मसला दिन ब दिन बढ़ने की तरफ इशारा है। इस तरह गरीबी के मसले को हल करने के लिए मरकजी और मुल्क के तमाम रियासती हुकूमतें कई रोजगार के प्रोग्राम जारी किए हैं। इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी का मसला और बढ़ रहा है और इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी के मसले को खात्मे को जदीद बाजारी पेशों के तख्लीक के जरिए अहलियती तौर पर मियारी तकनीकी तालीम देने की बेहद ज़रूरत है। चलो बच्चों, दूसरा सवाल पूछती हूँ आप लोगों को। मैं रिश्वतखोरी के मानी, वजूहात, असरात और इसको रोकने के इक़दाम कौन कौन से हैं? रिश्वतखोरी यानी कि हिंदुस्तान की अवामी ज़िंदगी का एक अहम मसला है। रिश्वतखोरी ये ज़िंदगी के हर सतह पर अमली मसला है और रिश्वतखोरी की लेन देन और दूसरी गैर कानूनी तरीक़े की तरफ राग़िब करना ही क्या है? रिश्वतखोरी कहलाता है। इक़्तिदार के अक़साम में शख्स गौर व फ़िक्र से समाजी खुश आइंदा इक़्तिदार और इंतज़ामिया में रिश्वतखोरी की अदम मौजूदगी, गैर जानिबदाराना ग्रोहबंदी, ज़ात पार धीमी धोखाबाजी, ये तमाम जो है इस रिश्वतखोरी के इश्तिहारात दायरे में आते हैं। इंतखाबात के दौरान इसी तरह गैर मुतख्खा अवामिल अवामी ज़िंदगी में पेवस्त होते जा रहे हैं। एक और नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बेहतरीन सियासी क़ियादत, बेहतरीन अहदेदारी, जमात और पुख्ता सियासी शहरियों के जिद्दोजहद और मुश्तरका कोशिशों से ही रिश्वतखोरी का खात्मा किया जा सकता है। बेहतरीन सियासी क़ियादत, बेहतर अफसर तबका, सियासी शऊर और जमहूरी मालूमात रखने वाले लोगों को रिश्वतखोरी के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्ता जैसे इदारे रिश्वतखोरी को काबू पाने के लिए कायम किए गए हैं। कर्नाटक में इलाकाई तफरुकात रोकने की खातिर कई किए गए इक़दाम कौन कौन से हैं? जिस तरह जिनसी और ज़ाती तफरुकात हिंदुस्तान में असरअंदाज हो रहे हैं, इसी तरह इलाकाई गैर मसावात से मुतासिर हुआ है। तरक्की के नाम पर मुल्क में चंद इलाक़ात कुदरती पर आगे बढ़ रहे हैं तो चंद इलाके पिछड़े होते जा रहे हैं। इस तरह हिंदुस्तान में इलाकाई गैर मसावत को रोकने की गर्ज से दस्तूर में दफ़ा नंबर 371 के ए से लेकर जे तक तरमीम को शामिल किया गया है। तो फ़िरक़ा वारियत से क्या मुराद है बच्चों? फ़िरक़ा वारियत यानी कि किसी दूसरे मज़ाहिब के साथ नारावा सलूक करने को क्या कहते हैं? फ़िरक़ा वारियत कहते हैं। ये भी क्या है? एक बड़ा मसला है। फ़िरक़ा वारियत से मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए एक चैलेंज हो जाता है और मुल्क में एक पेचीदा माहौल भी पैदा होने लगा है। मुल्क में अंदरूनी मसाइल का पैदा होना भी काबिल एतमाद बन जाता है। फ़िरक़ा वारियत को कंट्रोल करने के लिए क्या है? समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने और तर्जुमानी समाजी व मुआशी बर्ताव से हालात को और संगीन तर बनाया जाता है। इसके अवज़ में हिंदुस्तान के तमाम मजहब के रस्म व रिवाजात को अवाम में मकबूल बनाते हुए आम और तंदुरुस्त कौमियत के ख्यालात को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। चलो बच्चों, आज हमारा यहाँ पर सबक मुकम्मल होता है। घर पर काम ले लीजिए। जो यहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आ रहे हैं और एक फ्लो चार्ट भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है मसाइल के जो है पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो इस तरफ मानी लिखना है आपको, असबाब लिखना है, असरात लिखना है और उसके तदाबीर लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को आज का सबक है ना समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे। इम्तिहान की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए, सुकून से आपके एग्ज़ाम कीजिए। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ
ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.